दोस्तों नमस्कार। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को अब खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाना शुरू कर दिया गया। हालांकि पहले से ही ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो मायावती हैं वो भाजपा की बी टीम की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी असमंजस की भी स्थिति थी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जब ये लगने लगा कि मायावती जो है वो इंडिया अलायंस की हिस्सा बन सकती है। कई बार ऐसे उन्होंने इशारे किए, है ना, इस तरीके के कई बार ऐसे ट्वीट्स किए जिसको देख करके ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इंडिया अलायंस की हिस्सा बन जाए। कई बार ये भी कहा जाने लगा कि आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है कि बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है और इंडिया अलायंस की हिस्सा बन सकती है, लेकिन अंततः ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। बल्कि अब तो पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है और जिस तरीके से मायावती जी ने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं सीटों पर, उसको देख करके इस चीज़ पे और एक पक्की मुहर लग चुकी है कि ये जो है बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये जो चीज़ें कर रही हैं मायावती जी को, इससे कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो है आकाश आनंद जो कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, और एक तरीके से ये भी बात चली कि ये जो है अब उत्तराधिकारी हैं मायावती जी के, और जो बहुजन समाज पार्टी है उसके अब उसको नए सिरे से खड़ा करने का और उसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद के ही कंधे पर है। अब बीबीसी हिंदी को आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू दिया, मैं उस इंटरव्यू को पढ़ रहा था और उसमें 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जिसको लेकर के यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर यूँ कहें कि उसको डिकोड करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फिर क्योंकि आकाश आनंद, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज़ें ये बोल रहे हैं कहीं भी, चाहे पब्लिक मीटिंग के अंदर, चाहे किसी इंटरव्यू के अंदर, ऐसा नहीं कि वो आकाश आनंद का खुद का है ना, वो जुबान आकाश आनंद का है, लेकिन वो जो थॉट है, वो जो विचार है, वो जो बातें हैं, वो मायावती जी का ही है। मायावती जी के बातों को ही आकाश आनंद अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं, है ना। 2-3 चीज़ें जो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान जिक्र किया उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है उन्होंने जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको लेकर के काफ़ी उनके मन में मतलब क्या ही कहें, नाराज़गी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आलोचना वो जो है बिना नाम लिए करते रहते हैं। और इससे पहले आपको ये पता है कि मायावती जी भी चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना सीट से इस बार लड़ रहे हैं, उनको लेकर के आक्रामक रही हैं, है ना। रीज़न इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक जो रीज़न है वो डर है। मायावती जी को ये लगता है कि जिस तरीके का मुखर व्यक्तित्व है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, और जिस तरीके से लोकप्रियता है, जिस तरीके से उसने दलित समाज के लोगों को इकट्ठा किया है और ख़ास करके युवकों को, है ना, जय भीम का जिस तरीके से नारा बुलंद किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो उससे मायावती जी को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो टैग मायावती जी के साथ है दलित लीडर का, कि मायावती जी एक दलित लीडर हैं, ये टैग कहीं ऐसा ना हो कि मायावती जी से हट करके और ये चंद्रशेखर आज़ाद के पास चला जाए। यानी कि यूपी की जो जनता है वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानने लगे। इस चीज़ का डर मायावती जी को हमेशा से रहा है और इसलिए मायावती जी ने भी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आक्रमण किया है, उसकी आलोचना की है, कभी नाम लेकर के कभी बिना नाम लिए। आकाश आनंद ने भी यही रुख अख्तियार किया हुआ है कि ये भी जो है आलोचना कर लेते हैं, और यहाँ तक इन्होंने बोल दिया, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा पर्सनली सही नहीं लगा, कि एक छुटभैया नेता, है ना, छुटभैया नेता मतलब का टैग देना आकाश आनंद के द्वारा ये कतई भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद आज जो भी है वो अपने बल पे है ना। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाप दादा, चंद्रशेखर आज़ाद के बाप दादा का राजनीतिक रसूख इतना बड़ा है कि उनके विरासत के बल पर राजनीति में अपनी जगह बना लिया, जबकि आकाश आनंद के पास मायावती का विरासत है। तब जा कर के, आज से पहले आकाश आनंद का नाम कौन जानता था भारतीय राजनीति के अंदर? कोई नहीं जानता था, ठीक है। तो छुटभैया नेता का टैग देना आकाश आनंद के द्वारा
चंद्रशेखर आज़ाद को ये अशोभनीय है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक दो चीज़ें और इन्होंने कही है यहाँ पर। सबसे पहले कि इसमें उनका कहना है, आकाश आनंद का कहना है कि हमारा जो मकसद है, यानी जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जो मकसद है वो सत्ता में आने का है। समझ रहे हैं, मतलब कि कुर्सी सिंहासन चाहिए हमको, चाहे वो जैसे भी मिल जाए, उसके लिए जहाँ पार्टी को जो भी करना पड़ेगा वो पार्टी करेगी, लेकिन हमको किसी भी तरीके से राजनीतिक सत्ता चाहिए। मतलब कि उसके लिए आपको, अच्छा दूसरी चीज़ और भी है कि ये बोलते हैं कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हम जो देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दलित हैं, उनके उद्धार के लिए भी काम करना चाहते हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें इन्होंने कही है अपने इस इंटरव्यू के दौरान, और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और विरोधाभास ये है कि इसको समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से, कि एक तरफ से जो आकाश आनंद बोल रहे हैं कि हम देश के या यूपी के जो दलित हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, और दूसरे तरफ आप इंडिया अलायंस के हिस्सा भी नहीं बनना चाहते हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम अकेले चुनाव लड़ करके जीत जाएंगे। क्या प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर यह संभव है कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ करके सत्ता में आ जाएं? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2024 में ये अकेले लड़ रहे हैं। 2019 के अंदर इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा था, तब जा करके इनके 10 MP जीते थे, और आज के डेट में उस 10 में से भी कई सारे लोग अलग अलग पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मायावती जी का साथ छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर बीएसपी का एक भी MLA नहीं है। फिर कैसे आकाश आनंद कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सत्ता में आना है? तो आप बिना अलायंस के अकेले चुनाव लड़ करके आप सत्ता में हासिल कर लेंगे, ऐसा विश्वास आपको कहाँ से आया? इतना जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर कहाँ से आया? ये इस पर एक क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क है। अब आते हैं मेन चीज़ को लेकर के कि जो बात इन्होंने कही है, और इस चीज़ का जिक्र मायावती जी ने भी किया, और जाहिर सी बात है कि उन्हीं के बातों को ये बोल रहे हैं कि हम इस देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, उनके बताए मार्गों का हम अनुसरण करके और लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, है ना। ये इनका एक स्टैंड है, जो कि मायावती जी ने भी कई बार अपने ट्वीट्स के माध्यम से या अपने स्टेटमेंट जो जारी करती हैं उसके माध्यम से उन्होंने बताया है। और उसी चीज़ को इस इंटरव्यू के दौरान भी आकाश आनंद ने बताया है कि हम इस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा सवाल है ना, और ये सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आप इस देश के संविधान के खातिर बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, इस देश के दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, तो फिर आप इंडिया अलायंस के हिस्सा क्यों नहीं हैं? अभी की जो लड़ाई है, 2024 की लड़ाई है, इंडिया अलायंस के तमाम नेता वो इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि 2024 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से हमको संविधान बचाना है। ये जो संविधान जो मुद्दा है 2024 के चुनाव में, एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और महंगाई और बेरोज़गारी के बाद, महंगाई और बेरोज़गारी तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा है ना, और वो भी इंडिया अलायंस का मुद्दा है। उस पर मोदी जी और बीजेपी बात नहीं कर रही है ना, इंडिया अलायंस के नेता बात कर रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसको कैसे दूर करना है। और तीसरा जो मुद्दा मुझे लगता है कि सबसे अहम है, वो संविधान बन चुका है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा, चाहे वो अनंत कुमार हेगड़े हों, ज्योति मिर्धा हों, लल्लू सिंह हों, अरुण गोविल हो, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके के बयान दिए कि 400 सीटें लानी है ताकि हम संविधान को बदल सकें, ये जो मुद्दा है, ये जो स्टेटमेंट था, वो सीधे इस देश के जो जितने भी दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सबको सीधे जा कर के अटैक किया। और ये चीज़ अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के गृह मंत्री को इस पर बयान देना पड़ रहा है कि संविधान कतई नहीं बदल सकता है, बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकता है
रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि संविधान बदलने से सीधा सीधा अर्थ है कि आरक्षण ख़त्म हो जाना। समझ रहे हैं बात को? और बीजेपी की जो छवि रही है, आरएसएस का जो एजेंडा रहा है शुरू से, वो एंटी दलित का रहा है, एंटी रिजर्वेशन का रहा है। ये लोग कभी संविधान का सम्मान नहीं करते, ये लोग कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं। कहीं बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है बीजेपी के लोगों के द्वारा, तो कहीं पे संविधान की प्रतियाँ जला दी जाती है ना। तो शुरू से ही बीजेपी का ऐसा विचार रहा है, ये लोग के दिमाग में, ये लोग के विचार में एक संविधान के प्रति या बाबा साहब के प्रति एक नफ़रत सी रही है शुरू से ही। ये अलग बात है कि देश के सामने उसको ये शो नहीं होने देते हैं खुले तौर पे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब पूरा विपक्ष जो इंडिया अलायंस है, पूरा इंडिया अलायंस का हर नेता जो है इस चीज़ के लिए खड़ा है कि हमको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, और जो मायावती जी हैं, जो आकाश आनंद है, ये भी कह रहे हैं कि हमको इस देश के दलितों के लिए काम करना है, उनके उद्धार के लिए काम करना है, तो फिर आप क्यों नहीं इसके साथ खड़ी हैं? फिर आप इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? और इसीलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि दलितों को ये लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी जीत जाते हैं तो संविधान ख़त्म कर देंगे, और संविधान ख़त्म कर देंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो हमको जो अधिकार मिला हुआ संविधान के माध्यम से वो अधिकार स्वतः ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ इस देश के तमाम जो हाशिए पर पड़े हुए जो लोग हैं, जो शोषित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन सबके दिमाग में ये घुस चुका है कि 2024 में मोदी जी संविधान को ख़त्म कर देंगे। और इसीलिए ये सब जो लोग हैं वो मोदी के खिलाफ जा कर के, बीजेपी के खिलाफ जा कर के वोट कर रहे हैं। मायावती जी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल है या समस्या है कि वो कहाँ पर खड़ी है ना। अगर उनको संविधान की चिंता है, अगर उनको बाबा साहब की चिंता है, अगर उनको देश के और उत्तर प्रदेश के दलितों की चिंता है, तो फिर वो इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं खड़ी नज़र आती हैं? ऐसी क्या उनकी मजबूरी है जो उनको इस चीज़ से रोक रही है? दूसरी तरफ आकाश आनंद कहते हैं कि हमको राजनीतिक सत्ता चाहिए, है ना। तो इससे तो मतलब यही निकलता है कि आप जो हैं और आपके अंदर एक राजनीतिक सत्ता लोलुपता है कि आप मौके की तलाश में हैं कि जिसकी भी सरकार बनेगी चुनाव के बाद हम उसके साथ मिल जाएंगे, अभी अकेले लड़ते हैं, है ना। तो मतलब ये तो लड़ाई कह रहे हैं ना, राहुल गांधी भी कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, या तो आप इस साइड हैं या आप उस साइड हैं। और इंडिया अलायंस के कई सारे नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे सोनिया गांधी खुद हों, राहुल गांधी हैं, इन्होंने कितनी कोशिश की मायावती जी को मनाने की, उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बहुत मुश्किल है इस वक्त में कि अकेले चुनाव लड़ करके और बीजेपी जो है वो जीते, सीटें जीत ले। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, सीटें कुछ जीत ले ये भी बहुत मुश्किल है। और देश के जो दलित हैं वो इस चीज़ को पहचान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी जो दलित हैं वो इस चीज़ को पहचान रहे हैं कि हमें उन ताकतों को हराना है, उन सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है जो संविधान ख़त्म करके लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर दलितों को ये पता है कि मायावती जो है वो उन ताकतों के साथ खड़ी है जो संविधान विरोधी है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, तो ये जो दलित कम्युनिटी है, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो मायावती जी को वोट क्यों करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अकेले चुनाव लड़ना और इस तरीके का उनका स्टैंड जो है वो इस रूप में लोगों के सामने मैसेज आना कि ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये मायावती जी के लिए आत्मघाती हो सकता है और उनकी जो पार्टी है उसका राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है। और पता नहीं मायावती जी को क्या राजनीतिक, उनकी क्या मजबूरी है जो कि वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ी नहीं हुई और अभी तक नहीं है। तो चुनाव के बाद 4 जून के बाद जो स्थिति होगी वो बहुत देखने लायक होगी कि क्या बीएसपी की क्या स्थिति होती है राजनीतिक तौर पर, मायावती जी का क्या स्थिति होता है राजनीतिक तौर पर, और चुनाव के बाद इनका क्या स्टैंड होता है, कितनी इनकी पूछ होती है अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो। और वो जो पूछ है ना, वो जो सम्मान है
वो इनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। प्री पोल चुनाव से पहले तो इंडिया अलायंस के लोग इनको बहुत सम्मान दे रहे थे, इवन अखिलेश यादव भी काफ़ी नर्म हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके मायावती जी पता नहीं ये किस दबाव में थी, इनके ऊपर कौन सी वो शक्ति है जो दबाव बना रहे थे कि आपको इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनना है, और ये उस शक्ति के आगे झुक गई थी। दोराहे पर खड़ी है मायावती जी की पार्टी और मायावती जी की राजनीति भी। इंतज़ार कीजिए 4 जून का कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।